राजेश जी करीब आए और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उनकी आंखों में शब्दों से कहीं ज्यादा बातें थीं। लेकिन तुम्हें यह सब अकेले सहने की जरूरत नहीं है पिताजी, हमेशा तुम्हारे साथ हैं, समझी? प्रिया ने उनके हाथों की गर्माहट महसूस की। उसने धीरे से ऊपर देखा और उसकी आंखें उनकी नजरों से मिलीं। उस पल में वे दोनों जैसे अपने बीच के रिश्ते को भूल गए। राजेश जी नीचे झुके उनके होंठ धीरे से उसके गाल को छुए। फिर वे उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। प्रिया थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने उन्हें पीछे नहीं धकेला। इसके विपरीत उसे अपने अंदर एक अजीब सी भावना का एहसास हुआ जो अपराध बोध और चाहत से भरी थी। पिताजी, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन शब्द पूरी तरह से बाहर निकलने से पहले ही उन्होंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। प्रिया ने विरोध नहीं किया। पहला चुंबन खामोशी में हुआ। सिर्फ दो इंसानों की सांसों की आवाज़ थी जो भावनाओं के बवंडर में एक दूसरे में खोए हुए थे। देर रात की एक गुप्त कहानी। यह वास्तविक कहानी बहुत अच्छी है, चाहे बहू हो, सास हो या बेटा। सभी को इसे सुनना और समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कृपया सुने। शहर के एक व्यस्त इलाके में एक बड़ा घर था जहां हर चीज में भव्यता और चमक छलकती थी। यह वह घर था जिसे प्रिया ने उम्मीद की थी कि जब वह बहू बनकर कदम रखेगी तो उसे खुशी मिलेगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। विशाल और आलीशान जगह के बावजूद प्रिया को अकेला और अलग थलग महसूस होता था। ऊंची दीवारें, महंगी लकड़ी की मेज, कुर्सियां परिवार की ठंडक को छिपा नहीं सकती थीं। प्रिया ने कुछ हफ्ते पहले ही अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। दर्दनाक प्रसव के दिनों के बाद उसका शरीर अभी भी कमजोर था। देखभाल और प्यार पाने के बजाय वह अपनी सास के दबाव के चक्र में फंस गई। सरिता जी, जो हमेशा प्रिया को उसकी गरीब पृष्ठभूमि के लिए नीचा देखती थीं, सरिता जी आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थीं। जब भी वह प्रिया को कुछ ऐसा करते देखती जो उन्हें पसंद नहीं आता तो वह तुरंत उसे डांटती। यहाँ तक कि अपनी पोती की देखभाल करना भी बहू पर आरोप लगाने का एक बहाना बन गया। एक बच्चे को भी नहीं पाल सकती, सच में निकम्मी हो। उनके ठंडे शब्द प्रिया के कमजोर दिल में चाकू की तरह चुभते थे, जिससे वह और भी सिमटती जा रही थी। बिना विरोध किए सब कुछ सहती रही। प्रिया थककर कुर्सी पर बैठ गई। लगभग बिना सोए एक रात के बाद अपने रोते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही थी। रोहन काम से अभी अभी लौटा था। यह दृश्य देखकर चिंता करने के बजाय उसने गुस्से से शिकायत की, रोहन, घर इतना बिखरा क्यों पड़ा है? माँ ने तुम्हें साफ सफाई रखना नहीं सिखाया क्या? मैं दिन भर काम करके थक जाता हूँ, घर आकर भी ये सब देखना पड़ता है क्या? प्रिया थक गई थी, बच्चा भी बहुत रो रहा था। मैं साफ सफाई रखना पड़ता है। नहीं कर पाई। मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई। रोहन, ये तुम्हारा काम है, कोई बहाना नहीं। पत्नी और माँ होने के नाते तुम्हें सब कुछ संभालना आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि बाहर काम करना बहुत आसान है? मुझे और मत थकाओ। प्रिया ने सिर झुका लिया। चुप रही, आंसू बस निकलने ही वाले थे, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। टीवी से आती रोशनी उस पहले से ही ठंडे लिविंग रूम के कोने को नीला कर रही थी। रोहन महंगे चमड़े के सोफे पर पसरा हुआ था। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां एक तनावपूर्ण फुटबॉल मैच चल रहा था। उसके हाथ में बियर का कैन था। वह कभी कभी एक घूंट ले लेता। उसकी नजरें एक पल के लिए भी मैच से नहीं हटीं। कमेंटेटर की आवाज गूंज रही थी, बेडरूम से बच्चे के रोने की आवाज को दबा रही थी। प्रिया कमरे से बाहर आई, अपने गोद में लाल बच्चे को लिए हुए, जो जोर जोर से रो रहा था। उसने एक पुरानी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर दूध के कुछ धब्बे थे। उसके बाल जल्दी में पीछे बांधे हुए थे।
पसीने के कारण कुछ लट्टें बाहर निकल रही थीं। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें गहरी और धांसी हुई थीं, जो कई रातों की नींद पूरी न होने का सबूत थीं। वह रोहन के पास आई, उसकी आवाज़ में विनती थी, लेकिन फिर भी शांत रहने की कोशिश कर रही थी। जी, क्या आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को देख सकते हैं? मैं कमरा साफ करके तुरंत बच्चे को ले लूँगी, उसने धीरे से कहने की कोशिश की। उम्मीद कर रही थी कि रोहन उसके चेहरे पर थकान देखेगा। रोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसकी आंखें अभी भी स्क्रीन पर थीं। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम कैसी माँ हो कि अपने बच्चे को भी नहीं संभाल सकती? मुझ जैसे मर्दों का काम ये छोटे मोटे काम करना नहीं है। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और खुद ही संभालो। उसके ठंडे शब्द प्रिया के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे की तरह थे। उसकी गोद में बच्चा अभी भी रो रहा था। उसकी तीखी रोने की आवाज़ से उसका दिल टूट रहा था। उसने अपनी बेबसी को निगल लिया, धैर्यपूर्वक समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं सच में बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज़ न्यान गई, कमज़ोर थी। वह दिन भर रोता रहा। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बस थोड़ी देर मेरी मदद कर दो। इस बार रोहन तेजी से मुड़ा, उसकी ठंडी आंखों में चिढ़ की चमक थी। क्या तुम ये शिकायत करना बंद करोगी? उसकी आवाज़ टीवी से भी तेज थी। मेरे पास इन फालतू कामों के लिए समय नहीं है। अगर तुम नहीं कर सकती तो माँ से मदद के लिए कहो, मुझे परेशान मत करो। प्रिया सन्न रह गई। उसने रोहन को देखा, उसका सीना घुटन से कस गया। उसकी आंखों में उसके लिए कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। उसके शब्दों ने शादी में बची हुई थोड़ी सी उम्मीद को भी तोड़ दिया। उसने सिर झुका लिया, अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप कमरे में लौट आई। उसके पैर थकान से कांप रहे थे। बच्चा अभी भी रो रहा था, लेकिन अब उसमें उसे शांत करने की ताकत नहीं थी। वह बस उसे अपनी गोद में कसकर पकड़े रही, उम्मीद कर रही थी कि वह इस ठंडे घर में बची हुई एकमात्र गर्माहट और प्यार को महसूस कर सके। बाहर लिविंग रूम में रोहन स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहा, जैसे कि कोई बातचीत हुई ही ना हो। उसने टीवी की आवाज़ सुनी। कमेंटेटर उत्साह से चिल्ला रहा था जब रोहन की पसंदीदा टीम ने गोल किया। उस खुशी के विपरीत प्रिया के कमरे में सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज़ थी जो उसकी सिसकियों में मिल गई थी। रात का खाना बेमन से परोसा गया। बड़े डाइनिंग रूम में माहौल तनावपूर्ण था। प्रिया दिन भर घर के काम और बच्चे की देखभाल से थकने के बावजूद खाना तैयार करने के लिए खुद को मजबूर कर रही थी। उसने एक एक करके व्यंजन मेज पर रखे। उसके हाथ थकान से कांप रहे थे, लेकिन सरिता जी की नजरें उस पर से नहीं हटीं, जो आलोचना से भरी थीं। सरिता जी ने अपनी चॉपस्टिक मेज पर पटकी। उनकी तीखी आवाज़ ने खामोशी को तोड़ दिया। आज खाना कैसे बनाया है? इतना नमकीन है और तुम इसे परोस रही हो। क्या तुम पूरे परिवार को जहर देना चाहती हो? प्रिया ने सिर झुका लिया, फुसफुसाते हुए जैसे मच्छर भिन भिना रहा। हो, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने ठीक से चखा नहीं था। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। अगली बार, हमेशा अगली बार। तुम इस घर में बहू बनकर कितने समय से हो? खाना बनाने जैसा छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। सरिता जी ने चॉपस्टिक मेज पर पटक दी। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। सच में निकम्मी हो, बस बच्चे पैदा करना जानती हो। बच्चा दिन भर रोता रहता है और तुम्हें उसे सिखाना भी नहीं आता। रोहन जो खा रहा था ने अपनी थाली नीचे रख दी और नाराजगी व्यक्त की। उसने प्रिया को बिना किसी सहानुभूति के, देखा माँ, सही कह रही हैं। तुम दिन भर क्या करती हो कि माँ को बार बार टोकना पड़ता है? खाना ठीक से बनाओ। दिन भर घर पर ही रहती हो, फिर भी छोटे मोटे काम ठीक से नहीं कर पाती। ऐसा क्यों? प्रिया ने अपने होंठ काट लिए, अपनी लाल आंखों को छिपाने के लिए सिर झुका लिया। उसने ये समझाने की हिम्मत नहीं की कि वह दिन भर अपने दांत निकाल रहे बच्चे के साथ व्यस्त थी जो लगातार रो रहा था।
और उसे इतना बड़ा घर साफ करना पड़ा कि उसके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं सुधार करूंगी। सरिता जी ने उसे तिरस्कार से देखा। माफ़ करने से क्या होगा? क्या तुम पूरी जिंदगी रोहन की सहनशीलता पर जीने का इरादा रखती हो? तुम जैसी औरतें बोझ के अलावा और क्या हैं? उसी समय राजेश जी ने अपनी थाली नीचे रखी, अपनी पत्नी और बेटे को गंभीर नज़रों से देखा। उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की, लेकिन उनकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि कमरे में मौजूद सभी लोग रुक गए। बस करो तुम, और रोहन खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा है तो क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों कर रहे हो प्रिया? आपने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। वह तुम्हारी पोती की देखभाल में बहुत मेहनत कर रही है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? दिन भर घर पर कितने काम करती है और ऊपर से तुम्हारा दबाव भी झेलना पड़ता है। अगर दया नहीं दिखा सकती तो कम से कम ताने तो मत मारो। सरिता जी ने राजेश जी को घूरा। उनकी आवाज़ तेज हो गई। आप हमेशा उसका पक्ष लेते हैं। मैंने कहा, गलत कहा। बहू होकर अगर वो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाएगी तो मुझे उसे सिखाना ही पड़ेगा। राजेश जी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मेज पर हाथ पटक दिया। पहली बार जोर से बोले, जिम्मेदारियां तुम सास हो तो तुम्हें भी अपनी बहू से प्यार करना आना चाहिए। वह बहू है, नौकरानी नहीं। उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। उसका शरीर अभी भी कमज़ोर है और रात भर बच्चे की देखभाल करके थकी हुई है। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे साथ बहू बनकर ऐसा व्यवहार होता तो क्या तुम सह पाती? पूरा कमरा शांत हो गया। रोहन कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन राजेश जी उसकी ओर निराशा भरी नज़रों से मुड़े। और तुम रोहन, तुम पति हो, परिवार के मुखिया हो, फिर भी तुम बस अपनी पत्नी की आलोचना करना जानते हो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी है? परिवार को प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है, तुम्हारे अहंकार और ठंडक की नहीं। रोहन थोड़ा असहज हो गया और अपनी थाली में देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजेश जी इतनी सख्ती से बोलेंगे। सरिता जी ने भी कुछ नहीं कहा, बस कुछ नाराज़गी भरे शब्द बुदबुदाए और चुप हो गईं। प्रिया ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राजेश जी को देखा, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। वह इस घर में एकमात्र व्यक्ति थे जो उसकी पीड़ा को समझते थे। भले ही उनके शब्दों ने परिवार में रिश्ते को और तनावपूर्ण बना दिया हो, लेकिन ये उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण की तरह था, जिससे उसे लगा कि वह पूरी तरह से अकेली नहीं है। खाना खामोशी में जारी रहा। प्रिया ने हर निवाला निगलने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। लेकिन वह जानती थी, कम से कम अभी भी कोई था जो उसके पक्ष में खड़ा होने को तैयार था। सरिता जी अपनी बहू से इतनी कठोर और नफरत इसलिए करती थीं क्योंकि सरिता जी शहर के एक अमीर परिवार में पली बढ़ी थीं, जहां सब कुछ चमक और सुविधा से घिरा हुआ था। उनके पिता एक सफल व्यवसायी थे। उनकी मां एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी के परिवार से थीं। बचपन से ही उन्हें एक राजकुमारी की तरह पाला गया था। हमेशा ये मानती थीं कि किसी व्यक्ति का मूल्य सामाजिक स्थिति और संपत्ति से मापा जाता है। इसलिए वह इस गर्व को अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने बेटे की परवरिश में भी ले आईं। जब रोहन छोटा था, तभी से सरिता जी ने अपने बेटे से बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं। परिवार का इकलौता बेटा होने के नाते रोहन की मां ने खाने से लेकर पढ़ाई तक हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। रोहन के जीवन के हर कदम की योजना उन्होंने सावधानी से बनाई थी, इस इच्छा के साथ कि रोहन एक सफल व्यक्ति बने और परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाए। जब रोहन बड़ा होने लगा तो सरिता जी हमेशा अपने बेटे के आसपास की लड़कियों पर कड़ी नज़र रखती थीं। उनकी नज़र में केवल अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उच्च शिक्षा और उत्तम रूप वाली लड़कियां ही उनकी बहू बनने के योग्य थीं। उन्होंने रोहन को परिचित
परिवारों की कुछ लड़कियों से मिलवाने की भी कोशिश की, लेकिन रोहन ने हर बार मना कर दिया। मुझे वे लड़कियां पसंद नहीं हैं जिन्हें आप मिलवाती हैं, वे बहुत दूर की लगती हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ। रोहन ने एक बार अपनी माँ से कहा जब वह उसे मिलाने की कोशिश कर रही थी। सरिता जी ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह विश्वास था कि एक दिन रोहन समझ जाएगा कि उसकी माँ उसके लिए सबसे अच्छा कर रही है। सरिता जी की सारी उम्मीदें एक अप्रत्याशित शाम को टूट गईं जब रोहन प्रिया को परिवार से मिलवाने घर लाया। प्रिया एक साधारण पोशाक, पुरानी चप्पलें और एक शर्मीले चेहरे के साथ दिखाई दी, जो घर के बड़े गेट से गुजरते हुए शर्मिंदगी का भाव दे रही थी। प्रिया बहुत सुंदर दिख रही थी, गोल चेहरा, चिकनी त्वचा, लेकिन एक नज़र में ही पता चल गया कि प्रिया उस तरह की बहू नहीं थी जिसकी सरिता जी को उम्मीद थी। खाने के दौरान जब रोहन ने खुशी खुशी प्रिया को अपनी प्रेमिका के रूप में पेश किया तो सरिता जी चुप बैठी रहीं। उनकी ठंडी नज़रें उस युवा लड़की की हर हरकत पर थीं। उनकी आवाज़ सपाट थी, लेकिन तिरस्कार को छिपा नहीं सकी। तुम क्या काम करती हो? प्रिया ने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया। जी, मैं एक छोटी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती हूँ। तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? उन्होंने आगे पूछा। उनकी आंखें जैसे प्रिया के आर पार देखना चाहती थीं। जी, मेरा घर गांव में है, मेरे माता पिता किसान हैं, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ और भी धीमी हो गई। यह वाक्य सरिता जी के अभिमान पर चाकू की तरह लगा। उन्होंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उनकी आवाज़ में व्यंग्य था। तो तुम एक छोटे शहर की लड़की हो। मुझे लगा था कि मेरा बेटा किसी बराबरी वाले को चुनेगा। खाने का माहौल भारी हो गया। रोहन ने अपनी माँ को देखा। माँ, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रोहन की घोषणा ने सरिता जी को जैसे विस्फोट करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ों में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या तुमने ठीक से सोच लिया है? रोहन, एक गरीब लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह तुम्हारे और इस परिवार के लिए क्या कर सकती है? क्या तुम चाहते हो कि लोग मेरी हंसी उड़ाएं? माँ, मुझे परवाह नहीं है कि वह कहाँ से आई है। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि वह एक अच्छी इंसान है। रोहन ने दृढ़ता से जवाब दिया। प्यार से क्या होता है? क्या प्यार परिवार का पेट भर सकता है? भावनाओं को अपने विवेक पर हावी मत होने दो। सरिता जी लगभग चिल्ला पड़ी। रोहन के दृढ़ निश्चय ने कमरे के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। सरिता जी स्तब्ध बैठी रहीं। उनकी आंखों में असंतोष और गुस्सा मिला हुआ था। उनके लिए रोहन का प्रिया से शादी करने का फैसला न केवल उनकी उम्मीदों के साथ एक विश्वासघात था, बल्कि एक अपमान भी था जिसे उन्हें अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के सामने सहना पड़ता। उन्होंने कुर्सी की बांह को कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज़ ठंडी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। रोहन, मैं नहीं चाहती कि तुम इस परिवार की प्रतिष्ठा को एक छोटे शहर की नाकाबिल लड़की के लिए बर्बाद करो। अगर तुम उससे शादी करोगे तो तुम पछताओगे। रोहन अपनी माँ के सामने बिना पलक झपकाए बैठा रहा। उसकी आवाज़ सपाट लेकिन निर्णायक थी। माँ, आप उसे स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो मैं परिवार की मंजूरी के बिना खुद शादी का आयोजन करूंगा। ये घोषणा सरिता जी के आत्मसम्मान पर एक सीधा प्रहार था। एक महिला जो हमेशा परिवार में सब कुछ नियंत्रित करने की आदी थी, आज उसे अपने इकलौते बेटे द्वारा चुनौती दी जा रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था, लेकिन वह हमेशा की तरह चिल्लाई नहीं। इसके बजाय वह चुपचाप बैठी रहीं। उनका चेहरा तनावपूर्ण था, जैसे वह आंतरिक संघर्ष कर रही हों। सरिता जी को न केवल रोहन की जिद का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें अपने शांत स्वभाव वाले पति राजेश जी के तर्कों को भी सुनना पड़ा।
वह आमतौर पर उनके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रह सके। उस रात के खाने के बाद जब लिविंग रूम में केवल पति पत्नी थे, राजेश जी ने धीरे से कहा, तुम कब तक रोहन के मामले का विरोध करती रहोगी? सरिता जी गुस्से से मुड़ी। आप भी देख रहे हैं, हमारा बेटा एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि वह इस परिवार का नाम खराब कर रहा है? राजेश जी ने एक घूंट चाय पी कप मेज पर रखा और सीधे उनकी आंखों में देखा। मुझे नहीं लगता कि प्रिया की पृष्ठभूमि कोई मुद्दा है। महत्वपूर्ण यह है कि रोहन उससे प्यार करता है और वह एक अच्छी लड़की है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जिससे वह प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए? लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग क्या कहेंगे? मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वह मुझ पर हंसेंगे क्योंकि मेरे बेटे ने एक गांव की लड़की से शादी की है। मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी सरिता जी? यह कहते कहते लगभग रो पड़ी। राजेश जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज और गंभीर हो गई। तुम दुनिया को खुश करने के लिए जी रही हो या अपने बेटे को खुश देखने के लिए? अगर रोहन प्रिया से शादी नहीं करता तो क्या तुम्हें लगता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खुशी पाएगा जिससे वह प्यार नहीं करता? ठीक से सोचो, एक परिवार जिसमें प्यार नहीं है उसमें प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? अगले कुछ दिनों में रोहन ने अपनी दृढ़ता दिखाना जारी रखा। वह अपनी माँ से बचता रहा, परिवार के साथ खाना नहीं खाता था और उनके सवालों का जवाब नहीं देता था। उसने अपना ज़्यादातर समय प्रिया के साथ बिताया, जिससे सरिता जी को लगा कि वह धीरे धीरे अपने बेटे पर नियंत्रण खो रही हैं। एक शाम रोहन सीधे लिविंग रूम में आया जहां सरिता जी टीवी देख रही थीं और दृढ़ता से कहा, माँ, अगर आप प्रिया को स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं बाहर जाकर रहूंगा। मैंने पहले ही कह दिया है, मैं उससे प्यार करता हूं और किसी भी कीमत पर उससे शादी करूंगा। मैं आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना चाहता जिससे मैं प्यार करता हूं। रोहन के शब्दों ने सरिता जी को चुप करा दिया। हालांकि वह बहुत गुस्से में थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अपने बेटे के दूर जाने का डर था। उनके लिए रोहन न केवल उनका इकलौता बेटा था बल्कि उनका गर्व भी था। जीवन में सबसे बड़ा मानसिक सहारा यह सोचकर कि उनके बेटे को घर छोड़कर एक ऐसी लड़की के पास जाना पड़ेगा जिसे वह स्वीकार नहीं करती। उन्हें गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। कई दिनों तक आत्मसम्मान और माँ के प्यार के बीच संघर्ष करने के बाद सरिता जी ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने रोहन को बुलाया। उनकी आवाज़ ठंडी लेकिन कुछ हद तक लाचार थी। ठीक है, अगर तुमने ऐसा फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर वह अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाती तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत करना। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह अपनी माँ को धन्यवाद देना नहीं भूला। धन्यवाद माँ, समझने के लिए। मुझे विश्वास है कि आप देखेंगी कि प्रिया एक अच्छी पत्नी है। हालांकि सरिता जी सहमत हो गईं, लेकिन उनके दिल में अभी भी असंतोष था। उन्होंने खुद से कहा कि अगर प्रिया इस घर में कदम रखेगी तो वह उसे आराम से नहीं रहने देंगी। वह प्रिया को परखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी, यह साबित करने के लिए कि रोहन ने उस जैसी नीची लड़की को चुनकर गलती की है। जिस दिन प्रिया आधिकारिक तौर पर अपने ससुराल में दाखिल हुई, सरिता जी गेट पर खड़ी थीं। उनकी तीखी नज़रें युवा दुल्हन को देख आपको इज़ापास करेंगी रही थीं। हालांकि प्रिया ने एक साधारण सफ़ेद शादी की पोशाक पहनी थी। उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान थी, लेकिन सरिता जी की आंखों में प्रिया अभी भी एक गांव की लड़की थी जो उनके परिवार में कदम रखने के लायक नहीं थी। याद रखना, सरिता जी ने कहा। जब वे दोनों कमरे में अकेले थे,
इस घर में कदम रखने के बाद तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। मुझे तुम्हारे गांव के तरीके की बहू नहीं चाहिए। तुम्हें इस घर के मानकों के अनुसार जीना होगा। अगर नहीं कर सकती तो खुद ही चली जाना, प्रिया ने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया। जी, मैं समझ गई। हालांकि उन शब्दों ने प्रिया को चोट पहुंचाई, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। उस दिन उसने खुद से कहा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह एक पत्नी और एक बहू की भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करेगी। ससुराल में पहले दिन प्रिया को सरिता जी की तीखी नज़रों और परिवार के रिश्तेदारों के ताने सहने पड़े। जबकि रोहन मेहमानों के साथ व्यस्त था, प्रिया शादी की पार्टी के बाद अकेले ही बर्तन धो रही थी। यह पहली बार था जब उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस परिवार के लिए वह हमेशा एक गरीब छोटे शहर की बहू ही रहेगी। सरिता जी ने प्रिया पर दबाव डालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हर सुबह जब प्रिया नाश्ता तैयार करने के लिए उठती तो वह रसोई में पहले से ही इंतजार कर रही होती। उनकी नज़रें लगातार जांच पड़ताल करती रहती। सरिता जी, गांव में शायद तुम काम लापरवाही से करने की आदी हो, लेकिन इस घर में ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें सब कुछ ठीक से करना सीखना होगा। मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रिया बस सिर झुकाकर जवाब दे सकती थी। जी, मैं कोशिश करूंगी। वह सारा दबाव अकेले ही सहती रही, क्योंकि शादी के बाद से रोहन बदल गया था। अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। जिस दिन रोहन प्रिया को मिलवाने घर लाया, जब गाड़ी गेट के सामने रुकी तो राजेश जी बालकनी से नीचे देख रहे थे। ऊपर से उन्होंने प्रिया को कार से उतरते देखा। वह शर्मा रही थी। उसके काले रेशमी बाल करीने से पीछे बंधे हुए थे। एक साधारण हल्की नीली पोशाक उसके पतले शरीर से चिपकी हुई थी। प्रिया की सादगी और कोमल सुंदरता ने उन्हें अपनी आंखें हटाने नहीं दी। वह उन्हें किसी भी लड़की की तरह नहीं थी जिनसे वह आलीशान पार्टियों में मिले थे, या उन आकर्षक लड़कियों की तरह जिन्हें उनकी पत्नी अक्सर रोहन के लिए सुझाती थीं। प्रिया एक अलग, परिचित, ताज़ा और बहुत ही ख़ास तरीके से आकर्षक महसूस कराती थी। खाने के दौरान राजेश जी चुपचाप प्रिया को देखते रहे। शुरू में उनकी नज़रें केवल उस युवा लड़की के प्रति जिज्ञासा थीं जो ग्रामीण इलाके से आई थी, लेकिन जितना अधिक उन्होंने देखा उतना ही वे उसकी कोमलता और उसके व्यवहार करने के तरीके से आकर्षित हुए। हर बार जब प्रिया को देखते रहे, सरिता जी के जांच पड़ताल वाले सवालों का जवाब देने के लिए सिर झुकाती तो उसकी धीमी आवाज़ उन्हें और भी आकर्षित करती। प्रिया के छोटे हाथ जब वह खाना उठाती या सबके लिए पानी डालती तो उसकी हर शर्मीली हरकत, सब कुछ उन्हें ऐसा महसूस कराता था कि उसमें एक अजीब सा आकर्षण है। लेकिन जिस चीज़ ने राजेश जी का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वह थी प्रिया की आंखें। उसकी चमकदार आंखें ईमानदारी से भरी थीं, लेकिन उनमें शर्म और चिंता की एक झलक थी, जैसे कि वह अपनी असुरक्षाओं को छिपाने की कोशिश कर रही हो। खाने के बाद जब प्रिया ने बर्तन साफ करने की अनुमति मांगी तो राजेश जी गलती से पानी लेने के लिए रसोई में चले गए। उन्होंने प्रिया को सिंक के पास काम करते देखा। उसकी आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थीं, जिससे उसकी गोरी बाहें दिखाई दे रही थीं। उसका छोटा शरीर और भी आकर्षक लग रहा था जब वह झुककर हर बर्तन को ध्यान से धो रही थी। उसके बालों से आती हल्की खुशबू ने तंग जगह में राजेश जी को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रिया, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, उन्होंने पास आते हुए कहा। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी चमकदार आंखों ने उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराया। जी, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ, आप आराम कीजिए। उस मुस्कान ने राजेश जी को भ्रमित कर दिया। वह एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें अनजाने में उसके सुंदर चेहरे, उसके प्राकृतिक गुलाबी होंठों और उसकी बेदाग गोरी त्वचा पर फिसल गईं। उनके दिल में एक अजीब सी भावना घर कर गई, प्रशंसा और एक अनियंत्रित इच्छा का मिश्रण।
उस रात जब सब सो गए थे, राजेश जी लिविंग रूम में अकेले बैठे थे। उनकी आंखें दूर देख रही थीं। प्रिया की छवि उनके दिमाग में घूम रही थी। उसकी शर्मीली मुस्कान, उसका छोटा शरीर और उसका सम्मानपूर्ण व्यवहार। बहुत समय हो गया था जब से उनकी पत्नी सरिता जी कठोर हो गई थीं। उन्होंने किसी महिला से इतनी गर्माहट महसूस की थी। ये सिर्फ एक स्नेह की भावना है, उन्होंने खुद से कहा, गलत विचारों को दूर करने की कोशिश करते हुए। लेकिन जितना अधिक उन्होंने सोचा, उतना ही वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि प्रिया ने उनके दिल को छू लिया था। एक ऐसी भावना जिसे वह भूल चुके थे। उन दिनों जब प्रिया घर पर रुकी थी, राजेश जी ने जानबूझकर उसके करीब रहने के अवसर तलाशे। उन्होंने बहाना बनाया कि वह प्रिया को बगीचे में पौधों की देखभाल करना सिखाना चाहते हैं। उसे घर के चारों ओर घुमाया ताकि वह जगह से परिचित हो सके। हर बार जब वह प्रिया के करीब खड़े होते तो उन्हें लगता कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। एक बार जब प्रिया एक गिरा हुआ तौलिया उठाने के लिए नीचे झुकी तो राजेश जी ने अनजाने में उसके पतले शरीर को पतली पोशाक के नीचे देखा। उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए रुकीं, फिर जल्दी से हट गईं, लेकिन वह बेचैनी की भावना बहुत देर तक बनी रही। प्रिया, अगर तुम थकी हो तो आराम करो, ज़्यादा काम मत करो, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करने वाली आवाज़ में कहा। जी मैं ठीक हूँ, प्रिया ने जवाब दिया, अभी भी विनम्रता बनाए हुए। राजेश जी जानते थे कि उनकी भावनाएं गलत थीं। प्रिया उनकी होने वाली बहू थी, उनके इकलौते बेटे रोहन की पत्नी, जिसे वह बहुत प्यार करते थे। लेकिन जितना उन्होंने दबाने की कोशिश की, उतना ही वह गलत विचारों को आने से नहीं रोक सके। हर बार जब वह प्रिया को देखते, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उन्होंने मन ही मन खुद को कोसा। लेकिन उनका दिल हर बार उसकी मुस्कान देखकर कांप उठता था। उन्होंने प्रिया की ज़्यादा मदद करने के तरीके खोजने शुरू कर दिए, भले ही वह छोटे मोटे काम हों, सिर्फ उसे देखने का मौका पाने के लिए, उसकी मधुर आवाज़ सुनने के लिए। ये हरकतें सरिता जी की नज़रों से नहीं बचीं और इससे वह प्रिया के प्रति और भी संदिग्ध और नाराज़ हो गईं। प्रिया रसोई में व्यस्त थी, उसके हाथ तेजी से चूल्हे पर खाना चला रहे थे। खुशबू पूरे घर में फैलने लगी थी। एक साधारण टी शर्ट उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जो एक महिला के रूप में उसके भरे पूरे शरीर की बनावट को उजागर कर रही थी, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। उसके लंबे बाल जल्दी में पीछे बंधे हुए थे, कुछ उलझी हुई लटें उसके माथे पर लटक रही थीं, जिससे वह और भी कोमल लग रही थी। कमरे में बच्चा जोर जोर से रोने लगा, जिसने शांत माहौल को भंग कर दिया। प्रिया ने राजेश जी की ओर देखा, जो खाने की मेज पर बैठे थे, जैसे कि वह उसे ध्यान से देख रहे हों। पिताजी, क्या आप थोड़ी देर के लिए चावल के बर्तन का ध्यान रख सकते हैं? बच्चा बहुत रो रहा है, मुझे उसे शांत करना है। उसकी धीमी आवाज़, जिसमें थोड़ी विनती थी, ने राजेश जी को अपने विचारों से चौंका दिया। उन्होंने सिर हिलाया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। हाँ, तुम जाओ और बच्चे को शांत करो, मैं यहाँ देख लूँगा। प्रिया ने जल्दी से अपना एप्रन उतारा, जिससे उसकी पीठ पर पसीने से भीगी टी शर्ट दिखाई दी। वह रसोई से बाहर निकली। उसका शरीर पतला था, लेकिन उसके कूल्हे और छाती भरे पूरे थे, जो उसके कपड़ों के काम तक करे। नीचे स्पष्ट थे उसका हर कदम, जैसे राजेश जी के मन में कुछ छोड़ गया। राजेश जी उठे और जैसा कि उसने कहा था, चूल्हे के पास गए, लेकिन उनकी आंखें उस दरवाजे से नहीं हटीं जहां से प्रिया अभी अभी निकली थी। शांत जगह में केवल खाने के बर्तन की उबलने की आवाज थी। उन्होंने अपने दिल में एक अजीब सी भावना महसूस की, एक ऐसी भावना जिसे उन्होंने पहले दिन से ही दबाने की कोशिश की थी। जब प्रिया घर में आई थी, उनके दिमाग में प्रिया की छवि आई, जो चूल्हे के सामने खड़ी थी, चम्मच से खाना चला रही थी। उसका शरीर लचीला और जीवन से भरपूर था।
उसकी गोरी चिकनी त्वचा रसोई की रोशनी में चमक रही थी, जिससे वह अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। सबसे बढ़कर प्रिया का शरीर जन्म देने के बाद उसके भरे हुए स्तन और कूल्हों ने उन्हें चुपचाप प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। सच है, जन्म देने के बाद महिलाओं में एक खास तरह की खूबसूरती आ जाती है, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन फिर जल्दी से उस विचार को दूर करने के लिए सिर हिलाया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ससुर हूं। जब उन्होंने उबलते हुए चावल के बर्तन को देखा तो उनका मन फिर से प्रिया की रसोई में व्यस्त छवि पर चला गया। उसका रूप कड़ी मेहनत का था, लेकिन फिर भी आकर्षक था। पसीने की बूंदें उसकी गर्दन पर बह रही थीं, उसकी पतली शर्ट में समा रही थीं, जिससे वह बेचैन हो गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनका दिल सामान्य से तेज धड़क रहा था। एक भावना जो अपराधबोध और अनूठा दोनों थी, वह मेरी बहू है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, उन्होंने बुदबुदाया, लेकिन उनकी आंखें अनजाने में दरवाजे की ओर देखती रहीं, जैसे कि प्रिया के लौटने का इंतजार कर रही हों। उनके दिल में एक तीव्र संघर्ष चल रहा था। एक तरफ तर्क था, दूसरी तरफ एक अवर्णनीय भावना। प्रिया ने बच्चे को शांत किया और रसोई में लौट आई। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके होठों पर अभी भी मुस्कान थी। धन्यवाद पिताजी। बच्चा बहुत रो रहा था। राजेश जी चौंक गए, उनकी आंखें अनजाने में उसके छोटे हाथों पर फिसल गईं। जब उसने चावल का बर्तन उठाया, कोई बात नहीं, धन्यवाद की क्या बात है, उन्होंने अपनी आवाज़ शांत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। प्रिया ने सब्जियां उठाने के लिए टोकरी उठाई। राजेश जी ने जल्दी से एक कुर्सी खींची और उसके बगल में बैठ गए। पिताजी आपकी मदद करते हैं, उन्होंने कहा और उसके सामने सब्जियों की टोकरी ले ली। एक एक करके सावधानी से पत्तियां तोड़ने लगे। पिताजी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। प्रिया घबरा गई, लेकिन राजेश जी ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वह उन्हें करने दे। इसमें शर्माने की क्या बात है, तुमने दिन भर मेरे पोते की देखभाल की है, अब मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं तो क्या हुआ, राजेश जी ने ज़रूरत से ज़्यादा कोमल आवाज़ में कहा। प्रिया झिझकी अंत में उन्हें करने दिया। वे दोनों एक छोटी मेज़ पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। अचानक माहौल अजीब तरह से गर्म हो गया। राजेश जी सब्जियां तोड़ते हुए अपनी आंखों के कोने से प्रिया को देख रहे थे। उसके झुके हुए बैठने के तरीके से उसके कॉलर का हिस्सा थोड़ा नीचे खिसक गया था, जिससे उसकी गोरी चिकनी त्वचा और गोल कंधे दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें अनजाने में उसके भरे पूरे शरीर पर रुक गईं। परिचित इच्छा की भावना फिर से उनके दिल में घर कर गई। उन्होंने जल्दी से मुंह फेर लिया, अपने हाथों को कांपने से रोकने की कोशिश करते हुए जब वह एक एक सब्जी तोड़ रहे थे, लेकिन उनका दिल हर बार उसकी कोमल आवाज़ सुनकर बेकाबू हो जाता था। जब वे दोनों काम में व्यस्त थे, सरिता जी अचानक रसोई में आ गईं। फर्श पर चप्पलों की खड़खड़ाहट की आवाज़ ने प्रिया को चौंका दिया और राजेश जी घबराकर सब्जियों की टोकरी से अपना हाथ हटा लिया। सरिता जी दरवाजे पर स्तब्ध खड़ी थीं। उनकी तीखी नज़रें दोनों पर पड़ीं। अपने पति को प्रिया के बगल में बैठे देखकर हाथ में सब्जियां तोड़ते हुए उन्हें तुरंत लगा कि कुछ गलत है। उनका चेहरा काला पड़ गया। उनकी तीखी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें उसकी सब्जियां तोड़ने में मदद क्यों करनी पड़ रही है? क्या वह खुद नहीं कर सकती कि उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े? प्रिया जल्दी से खड़ी हो गई, सिर झुकाकर फुसफुसाई, मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरा इरादा पिताजी को परेशान करने का नहीं था। मैं अकेले कर सकती थी। अकेले कर सकती थी तो करो, बहाने मत बनाओ। दूसरों को मदद के लिए बुलाकर बेचारी बनने का नाटक मत करो। सरिता जी ने प्रिया को तिरस्कार से देखते हुए कहा। राजेश जी ने भौहें सिकोड़ी। अपनी पत्नी के बेतुके शब्दों से नाराज महसूस करते हुए वह उठे। अपनी आवाज़ शांत रखने की कोशिश करते हुए, प्रिया ने दिन भर काम किया है, वह थक गई है, मैंने बस थोड़ी मदद की, इसमें क्या गलत है? तुम हमेशा उस पर नज़र रखती हो,
वह बहू है, नौकरानी नहीं कि तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करो। उनके शब्दों ने सरिता जी को चौंका दिया, लेकिन तुरंत बाद वह उनकी ओर मुड़ी। उनकी आवाज़ तेज थी। तुम उसका पक्ष बहुत खुलेआम ले रहे हो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। जब से वह इस घर में आई है तुम बिल्कुल बदल गए हो। मुझे कुछ भी गलत पता चलने मत देना, प्रिया ने। ये सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से सिर झुकाकर फुसफुसाया, माँ, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मेरा सच में कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन सरिता जी ने नहीं सुना। उन्होंने बस एक ठंडी सांस भरी। उनकी संदिग्ध नजरें दोनों पर पड़ीं और फिर वह चली गई। उस शाम जब सूरज की हल्की रोशनी रसोई की खिड़की से आ रही थी, प्रिया की छोटी सी छाया पर पड़ रही थी, जो ध्यान से सब्जियां तोड़ रही थी। छोटा बच्चा पालने में सो रहा था, इसलिए वो उसके जागने से पहले रात का खाना तैयार करने का मौका ले रही थी। लेकिन दिन भर के काम ने उसे थका दिया था। उसके हाथ एक एक सब्जी तोड़ते हुए कांप रहे थे। राजेश जी रसोई के दरवाजे से गुजरे। उनकी आंखें अनजाने में प्रिया को व्यस्त देखकर रुखा गईं। उसका पतला लेकिन फिर भी आकर्षक शरीर वह काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नीचे झुकी हुई थी, जिससे बालों की कुछ लट्टें उसके गालों पर गिर रही थीं। पतली टी शर्ट उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसके भरे पूरे करवज, खासकर जन्म देने के लिए बाद उसके भरे हुए स्तन उजागर हो रहे थे। वह धीरे से रुके। उनकी आंखें उस छवि से नहीं हटीं। पिताजी, आपको कुछ चाहिए? प्रिया ने ऊपर देखा, ये महसूस करते हुए कि वह रसोई के दरवाजे पर खड़े हैं। राजेश जी थोड़ा चौंक गए, फिर मुस्कुराकर अंदर आए। उनकी आवाज़ अशांत थी। नहीं, मैं बस गुजर रहा था। तुम्हें अकेले काम करते देखा तो सोचा कि क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? जी, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ, प्रिया ने जल्दी से कहा। उसके हाथ तेजी से सब्जियां तोड़ने लगे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वो बहुत थकी हुई थी। ये देखकर राजेश जी ने कुछ नहीं कहा। एक कुर्सी खींची और उसके बगल में बैठ गए। राजेश जी ने प्रिया की सब्जियां तोड़ने में मदद की। पिताजी, तुम्हारी मदद करते हैं, उन्होंने कहा और उसके सामने सब्जियों की टोकरी ले ली। एक एक करके सावधानी से पत्तियां तोड़ने लगे। पिताजी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। प्रिया घबरा गई, लेकिन राजेश जी ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वह उन्हें करने दे। इसमें शर्माने की क्या बात है? तुमने दिन भर मेरे पोते की देखभाल की है, अब मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं तो क्या हुआ? राजेश जी ने ज़रूरत से ज़्यादा कोमल आवाज़ में कहा। प्रिया झिझकी अंत में उन्हें करने दिया। वे दोनों एक छोटी मेज़ पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। अचानक माहौल अजीब तरह से गर्म हो गया। राजेश जी सब्जियां तोड़ते हुए अपनी आंखों के कोने से प्रिया को देख रहे थे। उसके झुके हुए बैठने के तरीके से उसके कॉलर का हिस्सा थोड़ा नीचे खिसक गया था, जिससे उसकी गोरी चिकनी त्वचा और गोल कंधे दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें अनजाने में उसके भरे पूरे शरीर पर रुक गईं। परिचित इच्छा की भावना फिर से उनके दिल में घर कर गई। उन्होंने जल्दी से मुंह फेर लिया, अपने हाथों को कांपने से रोकने की कोशिश करते हुए जब वह एक एक सब्जी तोड़ रहे थे। लेकिन उनका दिल हर बार उसकी कोमल आवाज़ सुनकर बेकाबू हो जाता था। सास ने उन्हें पकड़ लिया जब वे दोनों काम में व्यस्त थे। सरिता जी अचानक रसोई में आ गईं। फर्श पर चप्पलों की खड़खड़ाहट की आवाज़ ने प्रिया को चौंका दिया और राजेश जी घबराकर सब्जियों की टोकरी से अपना हाथ हटा लिया। सरिता जी दरवाजे पर स्तब्ध खड़ी थीं। उनकी तीखी नजरें दोनों पर पड़ीं। अपने पति को प्रिया के बगल में बैठे देखकर, हाथ में सब्जियां तोड़ते हुए, उन्हें तुरंत लगा कि कुछ गलत है। उनका चेहरा काला पड़ गया। उनकी तीखी आवाज गूंजी, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें उसकी सब्जियां तोड़ने में मदद क्यों करनी पड़ रही है? क्या वह खुद नहीं कर सकती कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े? प्रिया जल्दी से खड़ी हो गई। सिर झुकाकर
फुसफुसाई, मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरा इरादा पिताजी को परेशान करने का नहीं था। मैं अकेले कर सकती थी। तो करो, बहाने मत बनाओ। दूसरों को मदद के लिए बुलाकर बेचारी बनने का नाटक मत करो। सरिता जी ने प्रिया को तिरस्कार से देखते हुए कहा। राजेश जी ने भौहें सिकोड़ी। अपनी पत्नी के बेतुके शब्दों से नाराज महसूस करते हुए वह उठे। अपनी आवाज़ शांत रखने की कोशिश करते हुए, प्रिया ने दिन भर काम किया है, वह थक गई है। मैंने बस थोड़ी मदद की। इसमें क्या गलत है? तुम हमेशा उस पर नज़र रखती हो। वह बहू है, नौकरानी नहीं कि तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करो। उनके शब्दों ने सरिता जी को चौंका दिया, लेकिन तुरंत बाद वह उनकी ओर मुड़ी। उनकी आवाज़ तेज़ थी। तुम उसका पक्ष बहुत खुलेआम ले रहे हो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। जब से वो इस घर में आई है तुम बिल्कुल बदल गए हो। मुझे कुछ भी गलत पता चलने मत देना। प्रिया ने यह सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से सिर झुकाकर फुसफुसाया, माँ, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मेरा सच में कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन सरिता जी ने नहीं सुना। उन्होंने बस एक ठंडी सांस भरी। उनकी संदिग्ध नज़रें दोनों पर पड़ीं और फिर वह चली गईं। तनावपूर्ण माहौल। सरिता जी के जाने के बाद रसोई में खामोशी छा गई। प्रिया अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी। उसके हाथ कांपते हुए सब्जियों की टोकरी पकड़े हुए थे। राजेश जी की आवाज़ धीरे से लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे पता है कि तुमने बहुत कोशिश की है। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनकी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से सफाई की, अपने मन में बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश करते हुए। और राजेश जी, हालांकि उन्होंने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में सरिता जी के शब्दों ने उन छिपी हुई भावनाओं को जगा दिया था जिन्हें उन्होंने दबाने की कोशिश की थी। देर रात पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। केवल प्रिया के बेडरूम से हल्की रोशनी आ रही थी, जहां बच्चे के रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। प्रिया बिस्तर के पास बैठी थी, बच्चे को गोद में लिए हुए। उसका चेहरा थकान से पीला था। वह उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लोरी गा रही थी, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था। प्रिया की लाल आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी, क्योंकि यह लगातार तीसरी रात थी जब उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली थी। रोहन प्रिया से मुंह फेर कर लेटा हुआ था, कंबल से सिर ढके हुए। जैसे कि बच्चे के रोने से बचने के लिए प्रिया ने अपने पति को देखा और धीरे से विनती की, जी, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करना क्या सकते हैं? मैं सच में और नहीं सह सकती। बस थोड़ी देर के लिए बच्चे को गोद में ले लीजिए ताकि मैं थोड़ी देर आंखें बंद कर सकूं। रोहन ने मुड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी आवाज कंबल के नीचे से ठंडी और भावहीन आई, तुम माँ हो, बच्चे को शांत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे परेशान मत करो, मुझे सुबह जल्दी काम पर जाना है। उन शब्दों ने प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ दिया। उसने अपने होंठ कसकर काट लिए और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बच्चे को गोद में लिए हुए आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। बच्चे के रोने की आवाज़ ने राजेश जी को सोने नहीं दिया। वह चुपचाप प्रिया के कमरे के पास गए और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं अंदर आकर मदद करूं? प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें थकान से लाल थीं। उसने धीरे से सिर हिलाया, जी कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ, आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। लेकिन राजेश जी अंदर आ चुके थे। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने प्रिया के हाथ में रोते हुए बच्चे को देखा, फिर धीरे से कहा, तुम बहुत थक गई हो, मुझे थोड़ी देर के लिए बच्चा दे दो, तुम आराम करो, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। प्रिया झिझकी, लेकिन उनकी आवाज़ में इतनी देखभाल थी कि वह मना नहीं कर सकी। उसने सावधानी से बच्चे को उनके हाथों में दिया, अपने हाथों को आराम मिलने पर राहत महसूस करते हुए जो घंटों से बच्चे को पकड़े हुए थे।
राजेश जी ने बच्चे को गोद में लिया। धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाते हुए, अपने मुंह से एक लोरी गुनगुनाते हुए जो उन्हें अपने जवानी के दिनों से याद थी। उनका रूप बहुत कोमल था। उनके सामान्य गंभीर स्वभाव के बिल्कुल बच्चे को बाहत मिला। विपरीत बच्चा धीरे धीरे चुप हो गया। उसकी सांसें नियमित हो गईं और फिर वह धीरे धीरे सो गया। प्रिया बिस्तर के पास बैठी राजेश जी को कृतज्ञता भरी नजरों से देख रही थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद पिताजी, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। राजेश जी ने प्रिया को देखा। उनकी आंखों में सहानुभूति थी। तुम बहुत मेहनत करती हो। मां बनना आसान नहीं है, लेकिन अकेले सब कुछ सहने की कोशिश मत करो। कुछ भी हो तो मुझसे कहो, शर्माओ मत। प्रिया ने सिर झुका लिया। आंसू बहने लगे। इस घर में पहली बार उसे किसी बड़े से सच्चा प्यार महसूस हुआ था। अगली सुबह जब प्रिया उठी, रोहन काम पर जाने के लिए तैयार था। उसने अपनी टाई ठीक की कमरे में गंदगी देखकर उसकी आवाज में डांट थी, क्या तुम इसे थोड़ा साफ नहीं रख सकती? घर हमेशा इतना गंदा रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम दिन भर क्या करती हो। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें नींद की कमी से लाल थीं। उसने धीरे से समझाया, बच्चा पूरी रात रोता रहा। मुझे उसे शांत करना था, इसलिए मैं साफ नहीं कर पाई। कृपया समझें। लेकिन रोहन ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। उसकी आवाज तेज और कठोर थी। तुम हमेशा बच्चे का बहाना मत बनाओ। घर पर बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं कर सकती तो किसी को काम पर रख लो। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। रोहन के शब्दों ने जैसे उसकी सारी कोशिशों को नकार दिया। उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि पिछली रात उसके पिता को बच्चे को गोद में लेना पड़ा था, क्योंकि वह थक गई थी। राजेश जी कमरे के बाहर खड़े सब कुछ सुन रहे थे। वह अंदर आए। उनकी आवाज गंभीर थी। रोहन, तुम अपनी पत्नी से कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि वह कितनी मेहनत करती है? वह पूरी रात बच्चे की देखभाल के लिए नहीं सोई। और तुमने क्या किया? रोहन चौंक गया। उसने अपने पिता को देखा। उसका चेहरा घबराया हुआ था। पिताजी, मैं बस अपनी पत्नी को याद दिला रहा था। अगर वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो मुझे कहना पड़ेगा। राजेश जी पास आए। उनकी गंभीर नजरें सीधे उनके बेटे पर थीं। याद दिला रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम पति हो, पिता हो। क्या सिर्फ पैसा कमाना ही काफी है? परिवार को सहारे की जरूरत होती है, तुम्हारे अहंकार और ठंडक की नहीं। राजेश जी के शब्दों ने रोहन को चुप करा दिया। उसने अपनी टाई ठीक की और चुपचाप घर से निकल गया। पीछे एक भारी माहौल छोड़कर रोहन के जाने के बाद राजेश जी प्रिया की ओर मुड़े। उनकी आवाज़ नरम हो गई। प्रिया, दुखी मत हो रोहन, अभी ना समझ है। मैं उससे और बात करूँगा। तुम बस अपना काम अच्छे से करो। कुछ भी हो तो मुझसे कहो। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। हालांकि उसके दिल में अभी भी दुख था, लेकिन वह जानती थी कि कम से कम इस ठंडे घर में अभी भी कोई था जो उसकी बात सुनने और उसकी रक्षा करने को तैयार था। एक देर दोपहर प्रिया कमरे में बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसका चेहरा पीला था। उसका शरीर तेज बुखार से थक गया था। उसके स्तन दूध न निकलने के कारण सूज गए थे, जिससे हर बार जब बच्चा दूध पीता तो उसे तेज दर्द होता। दर्द पूरे शरीर में फैल गया था, जिससे प्रिया लगभग खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने रोहन को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। जी, मेरा दूध रुक गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप जल्दी घर आ सकते हैं? रोहन ने नाराज़गी भरी आवाज़ में जवाब दिया। तुम माँ हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, नहीं आ सकता माँ को। बुलाओ, उस जवाब ने प्रिया को रुला दिया। सरिता जी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती थी इस बड़े घर में। वह अपने शारीरिक और मानसिक दर्द के साथ अकेली थी। राजेश जी लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे।
जब उन्होंने प्रिया के कमरे से बच्चे की कमज़ोर रोने की आवाज़ सुनी, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा धकेलकर अंदर गए। उन्होंने प्रिया को बिस्तर के सहारे बैठे देखा। उसका चेहरा लाल था, सांसें कमज़ोर थीं, हाथ छाती पर रखे हुए थे। प्रिया, तुम्हें क्या हुआ है? राजेश जी जल्दी से पास आए, चिंता से पूछा। प्रिया ने उन्हें देखा, आंसू बहने लगे। मेरा दूध रुक गया है, दर्द से सहन नहीं हो रहा। प्रिया की हालत देखकर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे लेटने में मदद की। फिर सलाह के लिए डॉक्टर को फ़ोन किया। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि दर्द कम करने और जटिलताओं से बचने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रिया, थोड़ी देर और सहो, पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे, राजेश जी ने कांपती आवाज़ में कहा। प्रिया ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में शर्म थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। उसने कमज़ोर होकर सिर हिलाया, क्योंकि वह जानती थी कि इस हालत में वह खुद कुछ नहीं कर सकती। राजेश जी ने अपनी बाहरी शर्त उतारी, शांत रहने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनका दिल जोर से धड़क रहा था। वह नीचे झुके, उनके हाथ प्रिया के भरे पूरे स्तनों को उठाते हुए थोड़ा कांप रहे थे। उसकी त्वचा की गर्माहट ने उन्हें बेचैन कर दिया, लेकिन वह जानते थे कि वह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को हावी नहीं होने दे सकते। सहने की कोशिश करो, बस थोड़ी देर, उन्होंने फुसफुसाया और फिर नीचे झुक गए। जब उनके होंठ उसकी कोमल त्वचा से छुए, उन्होंने प्रिया की हल्की खुशबू को स्पष्ट रूप से महसूस किया। हर बार जब दूध की धार निकलती सूजन कम होती, लेकिन इससे उनका दिल भी लगातार कांपता रहा। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि प्रिया की छवि लंबे समय से उनके मन पर छाई हुई थी। अब इतने करीब संपर्क में यह भावना और भी तीव्र हो गई। प्रिया को दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हुए राजेश जी के मन में एक भयंकर आंतरिक संघर्ष चल रहा था। वह जानते थे कि यह उसे बचाने के लिए है, लेकिन हर बार जब वह उसके शरीर को छूता तो उसके अंदर की छिपी भावनाएं और भी मजबूत हो जाती। उन्होंने खुद को गलत विचारों के लिए कोसा, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। प्रिया मेरी बहू है, मुझे ऐसा सोचने की इजाज़त नहीं है, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन उनकी आंखें अनजाने में उसके सुंदर चेहरे पर रुक गईं। दर्द कम होने पर उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। थोड़ी देर बाद प्रिया का दर्द धीरे धीरे कम हो गया, उसका चेहरा और शांत हो गया। प्रिया ने राहत की सांस ली और राजेश जी को कृतज्ञता भरी नज़रों से देखा। धन्यवाद पिताजी, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। राजेश जी ने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया। उसकी नज़रों से बचने की कोशिश करते हुए वह उठे, अपनी शर्ट ठीक की। उनकी आवाज़ सामान्य हो गई। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, कुछ मत करो, कुछ भी हो तो मुझे बुलाओ। प्रिया ने सिर हिलाया, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। जब वह कमरे से बाहर निकले तो उनका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। बाहर उन्होंने एक गहरी सांस ली, शांत होने की कोशिश करते हुए, लेकिन वह जानते थे कि इस पल से प्रिया के लिए उनकी भावनाएं एक ससुर की सीमा को पार कर चुकी थीं। उस रात के बाद राजेश जी सो नहीं सके। प्रिया की कमज़ोर हालत, उसका भरा पूरा शरीर और उसकी कोमल खुशबू उनके मन में घूमती रही। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि उनकी हर हरकत प्रिया को दर्द से बचाने के लिए थी, लेकिन जितना उन्होंने सोचा उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि प्रिया के लिए उनकी भावनाएं अब केवल सहानुभूति या चिंता नहीं थीं। अगली सुबह लिविंग रूम में अकेले बैठे राजेश जी मेज पर रखे चाय के कप को देखते रहे। उनकी आंखों में पीड़ा थी। मैं ससुर हूं, मैं अपनी बहू के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं? मुझे इस मामले को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, उन्होंने मन ही मन खुद से कहा।
लेकिन उनके दिल की आवाज़ कुछ और ही कह रही थी, जिससे वह भ्रमित हो गए। उस दिन के बाद प्रिया ने ध्यान देना शुरू किया कि राजेश जी उसे सामान्य से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वह अब पहले की तरह दूरी नहीं रखते थे, बल्कि हर काम में उसकी मदद करने के तरीके खोजते थे। बच्चे की देखभाल से लेकर रसोई तक। एक बार जब प्रिया आंगन में कपड़े सुखा रही थी, राजेश जी अचानक प्रकट हुए। उन्होंने एक छोटी सी कुर्सी ली और उसके बगल में रख दी। फिर कहा, तुम बैठो और थोड़ा आराम करो, दिन भर थक गई हो, ज़्यादा काम मत करो। प्रिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उनकी चिंता से प्रभावित हुई। जी धन्यवाद पिताजी, उसने धीरे से कहा और थोड़ी देर आराम करने के कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन उस पल में उसने महसूस किया कि उनकी आंखें उसे सामान्य से ज़्यादा देर तक देख रही थीं। उन आंखों में सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था जिससे वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। इस बीच प्रिया और रोहन के बीच संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए। रोहन ने अपने अहंकारी रवैये को नहीं बदला, बल्कि वह उसके प्रति और भी ठंडा हो गया। एक शाम प्रिया रात का खाना तैयार करते हुए बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा लगातार रो रहा था। रोहन कुर्सी पर बैठा था, उसकी आंखें फ़ोन पर थीं। उसने अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं देखा। प्रिया ने धीरे से कहा, जी क्या आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को गोद में ले सकते हैं? मैं रात का खाना ख़त्म करके तुरंत ले लूँगी। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। तुम माँ हो और तुम ये भी नहीं कर सकती, तो तुम और क्या कर सकती हो? मुझे ऐसे छोटे मोटे कामों से परेशान मत करो। उन शब्दों ने प्रिया को लगभग रुला दिया। उसे समझ नहीं आया कि जिस पति से वह कभी प्यार करती थी, वह इतना ठंडा कैसे हो सकता है। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप अपना काम करती रही, ऐसा महसूस करते हुए जैसे वह पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है। रोहन की प्रिया के प्रति ठंडक को देखते हुए राजेश जी को अपने ही परिवार में और भी अकेलापन महसूस हुआ। उनकी नज़रों में प्रिया न केवल एक सुंदर महिला थी, बल्कि एक ऐसी महिला भी थी जो बहुत दर्द और दबाव सह रही थी। हर बार जब वह उसे चुपचाप काम करते हुए देखते, उसकी आंखों में उदासी होती, तो उनका दिल कस जाता। एक दोपहर जब प्रिया बगीचे में बच्चे के साथ बैठी थी, राजेश जी पास आए। वह उसके बगल में बैठ गए। उनकी आंखें कोमल थीं। अगर तुम किसी बात से दुखी हो तो पिताजी से कहो, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले सब कुछ सहो। प्रिया ने उदासी से मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी कोई बात नहीं पिताजी, मुझे आदत हो गई है, बस बच्चा स्वस्थ रहे, मैं उसके लिए कोशिश करूंगी। उसके शब्दों ने राजेश जी को दुखी कर दिया। वह उसे अपनी बाहों में लेना चाहते थे, उसे सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन तर्क ने उन्हें रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने बस धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया, अपनी भावनाओं को हावी न होने देने की कोशिश करते हुए। सरिता जी अपने संवेदनशील स्वभाव के कारण धीरे धीरे राजेश जी के प्रिया के प्रति विशेष ध्यान को समझने लगीं। एक बार जब उन्होंने राजेश जी को रसोई में प्रिया के बगल में खड़े देखा, उनकी आंखों में ध्यान था, तो वह तुरंत गुस्से में आ गईं। तुम हमेशा उसका पक्ष लेते हो। मुझे नहीं पता कि कब से तुम अपनी पत्नी से ज़्यादा अपनी बहू की परवाह करने लगे हो, उन्होंने ज़ोर से कहा। उनकी आवाज़ में ईर्ष्या थी। प्रिया चौंक गई, जल्दी से पीछे हटकर फुसफुसाई, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था माँ, मैं बस करो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम उनके दया का फ़ायदा उठा रही हो, सरिता जी ने गुस्से से कहा। उनकी आंखों में संदेह था। राजेश जी चुप नहीं रह सके, वह आगे बढ़े। उनकी आवाज़ स्पष्ट थी, तुम चुप हो जाओ प्रिया, बहू है, वह इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं है। मैं उसकी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है जिसे कोई नहीं मानता।
और तुमने दबाव डालने के अलावा अपनी बहू के लिए क्या किया है? उनके शब्दों ने सरिता जी को चौंका दिया, लेकिन इससे परिवार का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। जब भी राजेश जी उसकी मदद करते, प्रिया धीरे धीरे अपने ससुर की सच्ची देखभाल को महसूस करने लगी। उनके हर कोमल शब्द, हर चिंतित नज़र ने उसे इस घर में अकेलेपन के दिनों में सांत्वना दी। प्रिया के दिल में राजेश जी न केवल एक दयालु बड़े थे, बल्कि एकमात्र सहारा भी थे। जब रोहन उदासीन था और सरिता जी हमेशा कठोर थीं। एक शाम जब रोहन काम से बाहर गया हुआ था और सरिता जी एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव गई थीं, प्रिया लिविंग रूम में अकेले बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। राजेश जी एक कप अदरक की चाय लेकर आए। प्रिया, यह पियो, तुम इन दिनों बहुत पतली हो गई हो। बच्चे की देखभाल के लिए तुम्हें स्वस्थ रहना होगा। प्रिया ने उन्हें देखा, उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद पिताजी, अगर आप नहीं होते तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करती। आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। राजेश जी उसके बगल में बैठ गए, धीरे से उसे सांत्वना देते हुए, रो मत, तुमने बहुत कुछ सहा है, मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उस पल में प्रिया ने ऊपर देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। उसने एक पुरुष से सच्ची गर्माहट महसूस की, जो उसे रोहन में बहुत पहले से नहीं मिली थी। उस रात जब प्रिया ने बच्चे को सुला दिया, वह रसोई में सफाई करने के लिए बाहर आई। घर शांत था, केवल लिविंग रूम से हल्की रोशनी आ रही थी। राजेश जी मेज पर बैठे थे, उनकी आंखें विचारमग्न थीं। जब प्रिया पास आई तो वह उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखें कोमल थीं, लेकिन गहरी इच्छा से भरी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, तुम सच में बहुत मेहनत करती हो, तुम इन सब के लायक नहीं हो। प्रिया ने सिर झुका लिया, उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं ठीक हूँ पिताजी, बस बच्चा स्वस्थ रहे, मैं उसके लिए कोशिश करूँगी। राजेश जी करीब आए और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उनकी आंखों में शब्दों से कहीं ज़्यादा बातें थीं, लेकिन तुम्हें यह सब अकेले सहने की ज़रूरत नहीं है पिताजी, हमेशा तुम्हारे साथ हैं, समझी। प्रिया ने उनके हाथों की गर्माहट महसूस की। उसने धीरे से ऊपर देखा और उसकी आंखें उनकी नज़रों से मिलीं। उस पल में वे दोनों जैसे अपने बीच के रिश्ते को भूल गए। राजेश जी नीचे झुके, उनके होंठ धीरे से उसके गाल को छुए, फिर वे उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। प्रिया थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने उन्हें पीछे नहीं धकेला। इसके विपरीत उसे अपने अंदर एक अजीब सी भावना का एहसास हुआ, जो अपराध बोध और चाहत से भरी थी। पिताजी, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन शब्द पूरी तरह से बाहर निकलने से पहले ही उन्होंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। प्रिया ने विरोध नहीं किया। पहला चुंबन खामोशी में हुआ। सिर्फ दो इंसानों की सांसों की आवाज़ थी, जो भावनाओं के बवंडर में एक दूसरे में खोए हुए थे। उस रात के बाद प्रिया और राजेश जी के बीच धीरे धीरे एक गुप्त संबंध विकसित हो गया। वे चुपके से उन पलों का फायदा उठाते थे जब सरिता जी और रोहन घर पर नहीं होते थे। एक बार जब प्रिया खाना बना रही थी, राजेश जी अंदर आए और चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए। उनके हाथ धीरे से उसकी कमर को छुए, जिससे वह चौंक गई। प्रिया मुड़ी, उसके गाल लाल हो गए। पिताजी, यहाँ खतरनाक है। उन्होंने मुस्कुराकर उसे करीब खींच लिया और फुसफुसाए, कोई बात नहीं, बस हमें सावधान रहना होगा, कोई नहीं जान पाएगा। प्रिया शर्मा गई, लेकिन जब वह नीचे झुके और उसकी गर्दन पर धीरे से चूमा तो उसने विरोध नहीं किया। एक दोपहर जब प्रिया बगीचे में कपड़े सुखा रही थी, राजेश जी चुपचाप उसके पीछे आए। वह उसके करीब खड़े थे, उनकी आंखों में इच्छा साफ झलक रही थी। जब प्रिया मुड़ी तो उन्होंने जल्दी से उसे एक बड़े पेड़ की छाया में खींच लिया, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। पिताजी, यहां मत रहिए, किसी ने देख लिया तो प्रिया ने फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में अब दृढ़ता नहीं थी।
उन्होंने अपना हाथ उसके गाल पर रखा, धीरे से सहलाते हुए, बस थोड़ी देर, मैं तुम्हारे पास न रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके चुंबन ने उसे सारी चिंताएं भुला दीं। उनकी बाहों में उसे वह सुरक्षा महसूस हुई जिसकी वह हमेशा से चाहत रखती थी। हर गुप्त मुलाकात के बाद प्रिया अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठती, आईने में देखकर खुद को कोसती। वह जानती थी कि वह गलत कर रही है, लेकिन रोहन की ठंडक और सरिता जी के दबाव ने उसे इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलने दिया। मैं कैसी माँ हूँ कि मैंने खुद को इस तरह भटकने दिया, उसने खुद से पूछा। आंसू बहने लगे, लेकिन हर बार जब वह राजेश जी की कोमल नज़रों के बारे में सोचती तो वह उन पलों को याद करने से खुद को नहीं रोक पाती, जब वे दोनों साथ थे। धीरे धीरे प्रिया के लिए राजेश जी के प्रति कृतज्ञता बढ़ने लगी। जब भी राजेश जी उसकी मदद करते, प्रिया धीरे धीरे अपने ससुर की सच्ची देखभाल को महसूस करने लगी। उनके हर कोमल शब्द, हर चिंतित नज़र ने उसे इस घर में अकेलेपन के दिनों में सांत्वना दी। प्रिया के दिल में राजेश जी न केवल एक दयालु बड़े थे, बल्कि एकमात्र सहारा भी थे जब रोहन उदासीन था और सरिता जी हमेशा कठोर थीं। एक शाम जब रोहन काम से बाहर गया हुआ था और सरिता जी एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव गई थीं, प्रिया लिविंग रूम में अकेले बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। राजेश जी एक कप अदरक की चाय लेकर आए। प्रिया, यह पियो, तुम इन दिनों बहुत पतली हो गई हो, बच्चे की देखभाल के लिए तुम्हें स्वस्थ रहना होगा। प्रिया ने उन्हें देखा, उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद पिताजी, अगर आप नहीं होते तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करती। आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। राजेश जी उसके बगल में बैठ गए, धीरे से उसे सांत्वना देते हुए, रो मत, तुमने बहुत कुछ सहा है, मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उस पल में प्रिया ने ऊपर देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। उसने एक पुरुष से सच्ची गर्माहट महसूस की जो उसे रोहन में बहुत पहले से नहीं मिली थी। उस रात जब प्रिया ने बच्चे को सुला दिया, वह रसोई में सफाई करने के लिए बाहर आई। घर शांत था, केवल लिविंग रूम से हल्की रोशनी आ रही थी। राजेश जी मेज पर बैठे थे, उनकी आंखें विचार मग्न थीं। जब प्रिया पास आई तो वह उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखें कोमल थीं, लेकिन गहरी इच्छा से भरी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, तुम सच में बहुत मेहनत करती हो, तुम इन बहुत तुमाने फैरे के साथ शान तक सबके लायक नहीं हो। प्रिया ने सिर झुका लिया, उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं ठीक हूं पिताजी, बस बच्चा स्वस्थ रहे, मैं उसके लिए कोशिश करूंगी। राजेश जी करीब आए और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उनकी आंखों में शब्दों से कहीं ज्यादा बातें थीं। लेकिन तुम्हें यह सब अकेले सहने की जरूरत नहीं है पिताजी, हमेशा तुम्हारे साथ हैं, समझी? प्रिया ने उनके हाथों की गर्माहट महसूस की। उसने धीरे से ऊपर देखा और उसकी आंखें उनकी नजरों से मिलीं। उस पल में वे दोनों जैसे अपने बीच के रिश्ते को भूल गए। राजेश जी नीचे झुके, उनके होंठ धीरे से उसके गाल को छुए। फिर वे उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। प्रिया थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने उन्हें पीछे नहीं धकेला। इसके विपरीत उसे अपने अंदर एक अजीब सी भावना का एहसास हुआ जो अपराध बोध और चाहत से भरी थी। पिताजी, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन शब्द पूरी तरह से बाहर निकलने से पहले ही उन्होंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। प्रिया ने विरोध नहीं किया। पहला चुंबन खामोशी में हुआ। सिर्फ दो इंसानों की सांसों की आवाज़ थी जो भावनाओं के बवंडर में एक दूसरे में खोए हुए थे। उस रात के बाद प्रिया और राजेश जी के बीच धीरे धीरे गुप्त संबंध विकसित हो गया। वे चुपके से उन पलों का फायदा उठाते थे जब सरिता जी और रोहन घर पर नहीं होते थे। रसोई में एक बार जब प्रिया खाना बना रही थी,
राजेश जी अंदर आए और चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए। उनके हाथ धीरे से उसकी कमर को छुए, जिससे वह चौंक गई। प्रिया मुड़ी, उसके गाल लाल हो गए। पिताजी, यहाँ खतरनाक है। उन्होंने मुस्कुराकर उसे करीब खींच लिया और फुसफुसाए, कोई बात नहीं, बस हमें सावधान रहना होगा, कोई नहीं जान पाएगा। प्रिया शर्मा गई, लेकिन जब वह नीचे झुके और उसकी गर्दन पर धीरे से चूमा तो उसने विरोध नहीं किया। बगीचे में एक दोपहर जब प्रिया बगीचे में कपड़े सुखा रही थी, राजेश जी चुपचाप उसके पीछे आए। वह उसके करीब खड़े थे। उनकी आंखों में इच्छा साफ झलक रही थी। जब प्रिया मुड़ी तो उन्होंने जल्दी से उसे एक बड़े पेड़ की छाया में खींच लिया, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। पिताजी, यहां मत रहिए, किसी ने देख लिया तो प्रिया ने फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में अब दृढ़ता नहीं थी। उन्होंने अपना हाथ उसके गाल पर रखा, धीरे से सहलाते हुए। बस थोड़ी देर मैं तुम्हारे पास न रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके चुंबन ने उसे सारी चिंताएं भुला दीं। उनकी बाहों में उसे वह सुरक्षा महसूस हुई जिसकी वह हमेशा से चाहत रखती थी। प्रिया का आंतरिक संघर्ष। हर गुप्त मुलाकात के बाद प्रिया अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठती, आईने में देखकर खुद को कोसती। वह जानती थी कि वह गलत कर रही है, लेकिन रोहन की ठंडक और सरिता जी के दबाव ने उसे इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलने दिया। मैं कैसी माँ हूँ कि मैंने खुद को इस तरह भटकने दिया, उसने खुद से पूछा। आंसू बहने लगे, लेकिन हर बार जब वह राजेश जी की कोमल नज़रों के बारे में सोचती तो वह उन पलों को याद करने से खुद को नहीं रोक पाती जब वे दोनों साथ थे। रिश्ते का खतरा हर दिन बीतने के साथ प्रिया और राजेश जी के बीच का रिश्ता और भी जोखिम भरा होता गया। सरिता जी को शक होने लगा जब उन्होंने प्रिया और राजेश जी को अक्सर करीब देखा। रोहन हालांकि लापरवाह था, लेकिन वह अपने पिता की अपनी पत्नी के प्रति अजीब नज़रों को नज़रअंदाज नहीं कर सका। ये रिश्ता कहाँ जाएगा? क्या वे पकड़े जाएंगे या वे हमेशा के लिए इस रहस्य को छिपाने का तरीका खोज लेंगे? प्रिया और राजेश जी के बीच गुप्त मुलाकातें और भी साहसी होती गईं। सरिता जी अपने संदिग्ध स्वभाव के कारण धीरे धीरे अपने पति की असामान्य हरकतों को समझने लगीं। उन्होंने ध्यान दिया कि राजेश जी हमेशा प्रिया के करीब रहने के तरीके खोजते थे। खाना पकाने में उसकी मदद करने से लेकर पोते की देखभाल करने तक सरिता जी की ईर्ष्या ने परिवार के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। एक शाम जब रोहन काम से लौटा, सरिता जी ने उसे कमरे में खींच लिया और गंभीरता से कहा, क्या तुमने पिताजी का प्रिया के प्रति रवैया देखा है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं है कि वे दोनों सिर्फ ससुर बहू हैं। रोहन ने भौहें सिकोड़िए, लेकिन उसने लापरवाही से जवाब दिया, माँ फालतू मत सोचो पिताजी, बस प्रिया पर दया करते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है। ऐसा कहने के बावजूद रोहन के मन में शक पैदा होने लगा। उसने प्रिया और राजेश जी के बीच के रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन प्रिया और राजेश जी अभी भी चतुराई से सब कुछ छिपा रहे थे, जिससे उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक दोपहर जब घर में सब बाहर थे, सिर्फ प्रिया और राजेश जी घर पर थे। प्रिया बगीचे में कपड़े सुखा रही थी। राजेश जी पास आए, उनकी आंखों में यादों की चमक थी। प्रिया, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूं? उन्होंने धीरे से कहा और उसे छाया में खींच लिया। प्रिया ने उन्हें देखा, उसका दिल बेचैन था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी। उसने फुसफुसाया, पिताजी आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, किसी ने देख लिया तो। लेकिन उसी समय आंगन के बाहर गेट की आवाज आई। सरिता जी उम्मीद से पहले घर लौट आई थीं और उनकी नजरें तुरंत उस दृश्य पर पड़ीं। राजेश जी प्रिया के बहुत करीब खड़े थे। उनका हाथ अभी भी उसके कंधे से हटा नहीं था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
सरिता जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। प्रिया पीछे हट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। राजेश जी ने शांत रहने की कोशिश की और अपनी पत्नी का सामना करने के लिए आगे बढ़े। शांत हो जाओ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं देखा कि तुम उसे कैसे देखते हो? सरिता जी गुस्से में थीं। फिर प्रिया की ओर मुड़ीं। तुम सच में एक बेशर्म औरत हो। मुझे तुम पर बहुत पहले से शक था। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने ससुर को भी फंसाने की हिम्मत करोगी। प्रिया सरिता जी की गालियों को और नहीं सह सकी। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया। रात में चुपचाप अपना सामान पैक किया और बिना एक शब्द कहे घर से निकल गई। जाने से पहले उसने मेज पर एक पत्र छोड़ा। मुझे माफ कर देना कि मैंने सब कुछ इस तरह होने दिया। मुझे पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं भी एक कमजोर, अकेली और प्यार की भूखी महिला हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप माँ और रोहन मुझे माफ कर देंगे। मैं बच्चे को लेकर जा रही हूं ताकि आप लोगों को मेरी वजह से और दुख ना हो। अगली सुबह जब रोहन और राजेश जी ने पत्र पढ़ा तो दोनों स्तब्ध रह गए। रोहन को प्रिया के विश्वासघात पर गुस्सा और दर्द दोनों महसूस हुआ और राजेश जी का दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। वह जानते थे कि उन्होंने गलती की है, लेकिन वह प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके। प्रिया उस घर से निकल गई अपने बच्चे और अपने दिल में एक बोझ लेकर। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी, लेकिन वह जानती थी कि उसे फिर से शुरू करने के लिए एक जगह की जरूरत है। अतीत की गलतियों से दूर राजेश जी के लिए वह चुपचाप अपने कमरे में बैठे थे। उनकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। वह जानते थे कि वह प्रिया से फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी छवि हमेशा उनके दिल में रहेगी। एक ऐसा रहस्य जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। कहानी प्रिया की छवि के साथ समाप्त होती है, जो अपने बच्चे को गोद में लिए एक लंबे रास्ते पर चल रही है। आगे अनसुलझे सवाल छोड़कर क्या वह अपने लिए खुशी खोज पाएगी? क्या उसके पीछे का परिवार कभी उन दरारों को भर पाएगा? प्रिया, राजेश जी और परिवार के भीतर के संघर्षों की कहानी एक भावनात्मक अंत के साथ समाप्त हो गई है और सोचने के लिए कई बातें छोड़ गई हैं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी आकर्षक कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा मिले। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी सामग्री न चूकें। देखने और समर्थन करने के लिए धन्यवाद। अगली कहानियों में फिर मिलेंगे। आप सब कहाँ से हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हम सब सुनना चाहेंगे।